नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। साइंस की हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइंस में करते हैं ये चेक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे निर्धारित किया जाता है। तो परमाणु संख्या किया जाता है प्रोटॉन की संख्या से। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतना ही परमाणु संख्या उसको बोला जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। और परमाणु संख्या को हम लोग जेड से बोलते हैं। परमाणु परमाणु संख्या संख्या को हम लोग जेड से बोलते हैं। इसको जेड से बोला जाता है, जेड। ठीक है, और जेड हो होती है ना, वो परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जो नाभिक होती है, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अ, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से। तो द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन संख्या जो होती है वो धनावेशित कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों के रहते हैं। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और न्यूट्रॉन आवेश उदासीन कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की एक ही तत्व के परमाणु में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उसको आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, आइसोटोप्स क्या कहा जाता है। आइसोटोप्स में प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या एक ही तत्व के परमाणु में भिन्न भिन्न हो सकती है, जो आइसोटोप्स कहलाती है। ठीक है, आइसोटोप्स कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 सिग्रा द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा कितनी होगी, जी दिया हुआ। तो एम जी ए पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा। 10 10 गुने 5 गुने 10। 10 × 5 = 500। सॉरी, 10 × 5 = 50 गुने 5, 5 × 5 = 25, 250 जूल। तो 250 जूल। ठीक है, अपवर्तनांक की इकाई होती है। तो अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होता है। अपवर्तनांक जो होती है ना, वो इकाई रहित होती है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होती है म्यू बराबर होती है सी वाई बी। ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम में प्रकाश की गति के परिवर्तन को मापने वाला एक अनुपात होता है। इसे निर्वात की प्रकाश में गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को ही परिभाषित किया जाता है। ठीक है, गणितीय रूप में गणितीय रूप में गणितीय रूप में अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक की कोई भी इकाई नहीं होती। यह एक अनुपात है जो केवल दो समान भौतिक राशियां प्रकाश की गति का भागफल है, इसलिए ये एक इकाई रहित है। ठीक है, समझ में आ गया। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती। यह एक अनुपात है जो केवल दो समान भौतिक राशियों के भागफल है और इसलिए यह इकाई रहित है। अपवर्तनांक यह बताता है कि एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश में जाने पर अपने पथ से कितना विचलित होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई है जो वेग में परिवर्तन की दर को मापता है। और मीटर पर सेकंड गति या वेग की इकाई है। और मीटर क्यू आयतन की इकाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक सेकेंड। यहाँ तो क्लियर है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि CH3 COCH3 और C2H5 यौगिक में सही आयुर्पेयिक नेम क्या है? तो देखो देखो यहाँ पे CO लगा हुआ है, यहाँ पे CO लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? कीटोन। 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 और कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? C2। दो, एक तीन कार्बन है। तीन कार्बन है तो इथेनॉल, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, इथेनॉल। प्रोपेनोइक अम्ल, इथेनॉल। प्रोपेनॉन, मेथनॉल। ये क्या हो जाएगा? इथेनॉल। 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 तो चार के आंसर क्या हो जाएगा? चार के हो जाएगा प्रोपेनॉल और इथेनॉल। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रेपनॉन, प्रोपनॉन। प्रोपनॉन CH3, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? एक, दो, तीन। तो मीथ ईथ प्रोप, प्रोप, प्रोपनॉल। तो ये तो होगा नहीं, इथेनॉल तो होगा नहीं। प्रोपनोन, प्रोपनॉन। प्रोपनॉन नहीं, प्रोपनोन। मेथनोइक अम्ल तो नहीं होगा। तो देखो ये यौगिक के लिए सही है, क्योंकि आयु पिकनिक में देखोगे तो CO किसका समूह है? कीटोन का है, कीटोन। और आई एफ में प्रोपेनोन, प्रो प्रोपेन टू नोन होगा। हालांकि जो प्रोपनोन है वो कार्बोनिलिक, हम हमेशा स्थिति दो पे रहेगा, इसलिए प्रोपनोन भी कहा जाता है। और ये तो क्या है? अल्कोहल। ये क्या है? ये एक अल्कोहल है, C2H5, इथनॉल। 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 ठीक है, इथनॉल है। इथनॉल है, एल्कोहल को दर्शाता है। इसका एथेन वन, क्योंकि हालांकि इथनॉल में हाइड्रो सिक्स समूह हमेशा वन होती है, इसलिए इथनॉल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा CH3। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप। C2H5OH, एथनॉल। OL, OL होना चाहिए, OL होना चाहिए, OL। एथनॉल। एथनॉल। तो देखो एथनॉल, ये है एल्कोहल, जिसको इथनॉल बोलेंगे, इथनॉल बोलेंगे। तो प्रोपेनॉन तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन और एथनॉल उल्टा होगा। ये होगा एथनॉल और ये होगा प्रेपनॉल। प्रेपनॉन, प्रेपनॉन और एथनॉन। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो CH3CO। सबसे पहले देखो यहाँ पे CH3CO, CH3 है, तो ये कीटोन है, कीटोन। की कीटोन। कीटोन है, कीटोन। कीटोन, ओन, ओन, ओन। प्रोपनोन, प्रोपनोन। तो कीटोन। प्रोपनोइक, नोइक तो नहीं होगा। प्रोपनॉन नहीं होगा, नोन होगा, नोन। नॉन नहीं, नॉन। नाल नहीं होगा, नॉन ही। ठीक है, जैसे देखो बहुत सारे इसका आंसर में आपको, जैसे देखो, जैसे बहुत सारा, जैसे हाई, जैसे इसका OH। OH, OH में क्या होती है? हाइड्रा। 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 हाइड्रोक्सिल। 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 देखो इसमें क्या है? OH है, OH। इसमें कार्बन है नहीं, पूछा जाता है कि कार्बन किस में होती है, तो हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल। फिर है COO। 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 तो ये है कार्बोजेलिक। कार्बोजेलिक। कार्बो, कार्बोनिल। 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 ये क्या है? कार्बोनिल। क्या है? कार्बोनिल। कार्बोनिल। CHO। CHO क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डी, एल्डी हाइड। एल्डी हाइड, एल्डी हाइड, एल्डिहाइड। फिर है CO। CO क्या है? कीटोन। 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 फिर है COOH। COOH
कार्बोजेलिक, कार्बोजेलिक, कार्बो कार्बो कार्बोजिल, कार्बोजिल, कार्बोजिल। फिर है एस्टर, COO, यहाँ पे R हो सकता है तो एस्टर, 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 एस्टर। फिर है इथर, इथर, ओ ओ इथर, इथर। एमाइन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एमाइन, 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 NH2, एमाइन, NH2, एमाइट, 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 एमाइड, एमाइड, CO NH2, CO NH2, CO NH2, नाइट्रो, 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 NO2, NO2, नाइट्रो, नाइट्रो। फिर है सल्फ, सल्फो, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। SO2, SO2OH, SO2OH। फिर है फास्फेट, 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 POO4 3। और फिर है इथॉल, 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 इथॉल। तो ये हो गया SH। देखो हाइड्रो, हाइड्रोक्सिल, इसमें कार्बन होती है तो इसमें कार्बन नहीं होती है तो हाइड्रोक्सिल। CO, कार्बोजिनल, कार्बोनिल, 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 कार्बोनिल। CO, CHO, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। हिस्टोन, हिस्टोन, हिस्टोन। COOH, कार्बोजिल, कार्बोजिल, कार्बोजिल। एस्टर, एस्टर, एस्टर। इथर, देखो इथर में भी कार्बन नहीं होता, इथर में भी कार्बन नहीं होता। इमाइन, इसमें भी कार्बन देखो नहीं है। इमाइड, इसमें भी कार्बन है, देखो इसमें कार्बन है। नाइट्रो, NO2, नाइट्रो। सल्फोनिक अम्ल, H2SO2OH। फिर है फास्फेट, PO4। फिर है, फिर क्या है, इथॉल, 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 SH। तो ये सब आपसे पूछ देगा कि इसमें कौन कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। ठीक है, इसमें कार्बन नहीं है तो ये भी पूछा गया हाल फिलहाल के, अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हो रहा है ना, इसमें पूछ रहा है यही फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल OH होती है, कीटोन कार्बोजिनल, CaOH एल्डिहाइड, COH एल्डिहाइड, COH एल्डिहाइड, COOH कार्बोजिन, COOR एस्टर, इथर, 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 O। फिर है एमाइन, एमाइन NH2, एमाइड, CONH2, 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 एमाइड, CONH2। सी है नाइट्रो, NO2, नाइट्रो, NO2। फिर है सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, SO2 फास्फोट। फिर है, फिर है थियोल, SH। तो इस तरह से देखा गया, हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH3, CO, CH3 और C2H5OH क्या हो जाएगा, प्रेपनॉन और एथनॉल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेग के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है। तो यह है मेरुरज्जु। कौन है, तो यह है, सॉरी सॉरी सॉरी, तंत्रिका कोशिका, नहीं नहीं, मेरुरज्जु नहीं, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेग के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है। तो यह है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम। देखो नर्वस सिस्टम में क्या होती है कि निम्नलिखित में से जो कोशिका शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक
विद्युत आवेग के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है। तंत्रिका कोशिकाएं विद्युत रासायनिक संकेतों, जिसे तंत्रिका आवेग के रूप में भी जाने जाते हैं, के माध्यम से सूचनाओं को संचार करती है। तंत्रिका का 3 भाग होता है। एक होती है कोशिकाएं, केंद्रक और अधिकांश कोशिकांग होते हैं। डेंड्राइट, डेंड्राइट जो होती है ना, जो अन्य कोशिकाओं से संकेत प्राप्त करती है, ठीक है। फिर है एक्सॉन, जो विद्युत आवेग को अन्य तंत्रिका तंत्रिकाओं और मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचाता है। फिर है किसका गुच्छ, ये गुर्दे में पाए जाने वाले छोटे से रक्तवाही के गुच्छे होते हैं। इनके मुख्य कार्य रक्त को छानना और अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना, जिससे मूत्र बनता है। मेरुरज्जु जो है ना, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्से तक और शरीर के बाकी हिस्सों से मस्तिष्क तक के तंत्रिका संकेत विद्युत आवेग को ले जाने का मुख्य कार्य करते हैं। मेरुरज्जु जो है वो तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो मस्तिष्क के शरीर के बाकी हिस्सों तक और शरीर के बाकी हिस्सों से मस्तिष्क तक तंत्रिकाओं के ले जाने का मुख्य कार्य है। मेरुरज्जु स्वयं ऊतकों से बना होता है, ठीक है, जिनमें तंत्रिकाएं और अन्य कोशिकाएं शामिल होती है। कुपिका, कुपिका देख रहे हो, ये कुपिका है जो होती है, ये फेफड़े में पाई जाने वाली छोटी हवा की थैली होती है। इसका मुख्य कार्य होता है रक्त और हवा के बीच गैस जो होती है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करना। कार्बन डाइऑक्साइड और गैस को आदान प्रदान करने का काम करता है, किसमें? फेफड़ा में, फेफड़ा में, ठीक है, फेफड़ा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेग के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है? तो ये तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। और मेरुरज्जु जो है ना, वो ब्रेन में ले जाता है, ब्रेन, क्योंकि ये ब्रेन से कनेक्ट होता है ना, ये ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो ब्रेन से जो मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु तंत्रिका का ही एक भाग है, जो मस्तिष्क के शरीर से बाकी हिस्सों तक और शरीर के बाकी हिस्सों से मस्तिष्क तक, ये मस्तिष्क से ब्रेन, मतलब देखो ये क्या करता है, ये शरीर से ब्रेन और ब्रेन से शरीर, शरीर से ब्रेन और ब्रेन से शरीर, निम्नलिखित में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग, लेकिन ये ब्रेन से शरीर और शरीर से ब्रेन क्या करता है? ये है मेरुरज्जु। तो ध्यान रखना है, ठीक है, मेरुरज्जु। कभी 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 जब हमारी मांसपेशियां कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अवायवीय श्वसन द्वारा पायरुवेटिक किसके परिवर्तन में किया जाता है? तो ये होती है लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? कभी कभी जब हमारे मांसपेशियों के कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अवायवीय श्वसन द्वारा पायरुवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब हमारी मांसपेशियों को कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अवायवीय श्वसन का सहारा लेती है, और मांसपेशियां कोशिकाओं में यह रूपांतरण पायरुवेटिक को लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में ही थकान, दर्द हो सकता है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पुनः समान हो जाती है, तो लैक्टिक अम्ल को वापस पायरुवेट में परिवर्तित किया जा सकता है और वायवीय श्वसन के माध्यम से आगे संसाधित किया जा सकता है। यह ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसको कोरिच साइकिल कहा जाता है। सामान्यतः वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज से उत्पन्न पायरुवेटिक माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल पूरी तरह से टूट जाता है, जिससे ऊर्जा एटीपी की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है। एथिल अल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उत्पाद है, लेकिन यह मानव शरीर में नहीं बनता। ये एथिल अल्कोहल मुख्य रूप से ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया में अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है, ठीक है। क्या बनता है? C6H12O6, और ये बनता है ईस्ट में, ईस्ट और जाइमेज में।
जाइमेज, जाइमेज में बनता है, ठीक है। जाइमेज में बनता है, क्या बनता है, C2H5OH ठीक है, CO2 बनता है। ईस्ट में पायरुवेटिक सबसे पहले एसिल्टिहाइड में बदल जाता है और फिर एसिल्टिहाइड को एथिल अल्कोहल में अपचयित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मुक्त पतन किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाले त्वरण और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाले त्वरण वस्तु के गति के दिशा के विपरीत होती है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मुक्त पतन के दौरान वेग स्थिर रहता है। बिल्कुल यही आंसर होगा। सॉरी सॉरी, 7 के डी नहीं, ये हो जाएगा। ये किसी वस्तु के द्वारा अनुभव किए जाने पर त्वरण और उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यही होता है मुक्त पतन, फ्री वेलोसिटी, मुक्त पतन, मुक्त पतन, ठीक है। मुक्त पतन गुरुत्वाकर्षण के बल किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। किसी वस्तु के द्वारा अनुभव किए जाने वाले त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है, निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किसी वस्तु के मुक्त पतन, जो मतलब हम फ्री होके गिर रहा है, मुक्त पतन, पतन के बारे में यही सही है कि किसी वस्तु का अनुभव किए जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मुक्त पतन में वस्तु का जो त्वरण होता है, वो त्वरण एक्सेलरेशन जो होती है वो जी के बराबर हो जाती है, जी के बराबर होता है, जो कि एक स्थिरांक है और वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। सभी वस्तुएं हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण समान दर से त्वरित होती है, और ये गैलीलियो के प्रसिद्ध प्रयोग में एक परिणाम, जहां जहां उन्होंने दिखाया कि विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त पतन में समान समय पर क्या बोलते हैं, जमीन पर स्थित रहती है, ठीक है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम में क्या बोला गया है, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पर लगने वाला सत्ता। मुक्त पतन का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही बल है, इसलिए हम लिख सकते हैं, ये समीकरण दर्शाता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर है। देखो, एफ इक्वल टू, सॉरी, एम ए, एम ए और एम जी, तो एम से एम कट गया, मास का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, मास के यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुक्त पतन में इसका त्वरण समान होगा हवा प्रतिरोध नगण्य मानते हुए। मुक्त पतन में वस्तु गुरुत्वाकर्षण के नीचे की ओर गिरती है, त्वरण का अर्थ है वेग में परिवर्तन, स्थिर वेग का अर्थ है शून्य परिवर्तन। मुक्त पतन में त्वरण शून्य नहीं होता बल्कि गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, तो ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक रहते हैं, आगे चलते हैं कुछ देर, थोड़ा सा, एक सेकेंड।
Same reminder effectively शिक्षक हो गए वाले तीन वे और गतिविधि आधार शिक्षण हमारे पास पहले या माध्यम और मिलाया कर सकते हैं बच्चों के लिए क्या सही है ये कौन से आते हैं हमारे जब श्रीकृष्ण शांत है और अमर Constant therapy path. Mobile number 9 7 9 8 2 8 3 9 9 8. पढ़ाई लिखाई पीछे हो रहा है ना।
वही ना क्या था। बाबी की लागत खाता है, वो भी साइड खाता है, ना छोटा वही का। खा के पछता है ये। शादी ठीक रहता है, खा के पछता ना हो। कुछ हाँ आज सीएनजी हाँ भाई लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गैर जैविकरण पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं, बिल्कुल। गैर जैवनीकरण जैविक पदार्थ विघटित हो जाते हैं। गैर जैविक पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। गैर जैविक पदार्थ कभी परिवर्तित नहीं रहते, ये तो गलत होगा। तो थर्ड वाला तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट का ये होगा, 8 के ए। सॉरी सॉरी, केवल ये होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि गैर जैवनीकरण पदार्थ जो होती है ना वो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं, नहीं, इतना आसान नहीं है, ये भी गलत है। फर्स्ट देखो, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में सही कथन है कि गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। गैर जैवनीकरण पदार्थ जैसे प्लास्टिक, भारी धातु जैसे पारा, शीशा और कुछ रसायन डीडीटी प्राकृतिक रूप में अपघटित नहीं होते। जब ये पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करते हैं तो वे कई तरह के हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जैसे जैव संरक्षण में पदार्थ खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकते हैं, छोटे जीव इन्हें ग्रहण करते हैं और फिर बड़े जीव छोटे जीव को खाते हैं, और जिससे पदार्थ की सांद्रता ऊपर की ओर बढ़ जाती है। शीर्ष शिकारी जीव में इन पदार्थों की उच्च सांद्रता गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकती है। विषाक्तता में कई गैर जैवनीकरण पदार्थों के लिए विषांश हो सकते हैं, जैसे माइक्रो प्लास्टिक। फिर प्लास्टिक जानवर को फंसा सकते हैं और चोट लग सकती है या
भुखमरी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हानि पहुंचाते हैं लेकिन विघटित नहीं हो सकते। ये नियत बल 4 न्यूटन 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक डिब्बे में 2 सेकेंड की अवधि तक कार्य करता है। उसका प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड है, तो डिब्बे का अंतिम वेग क्या होगा? देखो, प्रारंभिक वेग v बराबर होती है u प्लस at, ये होती है, ठीक है, u प्लस at। तो बोरा प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग कितना है? 2। एक्सेलरेशन यहां से निकाल लो, एफ इक्वल टू ए में एफ कितना दिया हुआ है? 4, 2 इंटू ए, तो यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2, तो 4, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो, भारी धातुओं और कुछ रासायनिक जो पदार्थ होते हैं ना, जीवों को आंतरिक कार्यों को बाधित कर सकते हैं और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जैसे पर्यावरण में प्रदूषण में प्लास्टिक और गैर नवीनीकरण कचरा दृश्य का कारण बनाते हैं, प्राकृतिक आवास को दूषित करते हैं। जैविक प्रक्रिया उन पदार्थों को विघटित करती है जो जैवनीकरण होते हैं, जैसे जानवरों के अवशेष, कागज, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कम होते जाता है। बिल्कुल सही। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग कर सकते हैं। बाएं हाथ का नियम, यदि हम धारा की दिशा उलट दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी। बिल्कुल। यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होती है। बिल्कुल। हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होती है। हम धारा की दिशा को उलट दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाती है। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम नहीं, दाएं हाथ का नियम, तो ये गलत है। 12 के क्या हो जाएगा? बी। 12 के बी। एक लंबे धारावाही चालक पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात किया जाता है। इससे बल की दिशा, समझ रहे हो ना, बल की दिशा ज्ञात करते हैं। ये फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं मतलब बल करते हैं, बल के नियम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका उपयोग सीधे धारावाही तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता। धारावाही के चालक को तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ को तार को इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करे और आप अपनी उंगलियां दिशा में मुड़ी हो। वह तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दिशा में होगी। यदि हम धारा की दिशा उलट दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। यदि हम धारा की दिशा उलट दें तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो जाएगी। एक लंबे धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के तार दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे आप तार से दूर हटते जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कम होते जाती है। ठीक है, धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सीधे तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। इसका अर्थ है कि यदि आप तार में धारा की मात्रा बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना, तो ये सही है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 3 सेंटीमीटर के एक प्रारंभिक वेग से गति कर रही अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा होता है F
एम भी, भी माइनस यू का होल स्क्वायर, भी माइनस यू का होल स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 1/2 क्या हो जाएगा, द्रव्यमान 10 kg है, अंतिम वेग 25 माइनस 9 16, तो 8 80 80 जूल, 80 जूल, ठीक है, 80 जूल होगा। यहां तक क्लियर। ये होती है हाफ एम भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। यहां तक कह रहा है किसी सरल बहुकोशिकीय जीव में बीजाणु का विकास ववक तंतु पर होता है तथा बीजधानु में बीजाणु का निर्माण होता है। कहाँ होता है, राइजोपस में, राइजोपस में, ठीक है। 14 के ए, राइजोपस एक सरल बहुकोशिकीय जीव में बीजाणु धानु का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणु धानी में बीजाणु का निर्माण होता है। राइजोपस एक प्रकार का कवक है जिसे आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड, इसको ना जाना जाता है ब्रेड मोल्ड, मोल्ड के नाम से जाना जाता है, मोल्ड के नाम से, ठीक है, मोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह एक सरल बहुकोशिकीय जीव है जिसकी शरीर कवक तंतुओं से बना होता है। राइजोपस में बीजाणु का विकास कवक तंतुओं पर होता है, विशेष रूप से बीजाणुधार नामक उग्र शाखाओं पर। बीजाणुधानी के भीतर बीजाणु का निर्माण होते हैं जो अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से नए राइजोपस जीवों को जन्म देते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु मुक्त होकर नए स्थानों पर अंकुरित हो सकते हैं। अमीबा भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ है। अमीबा में कवक तंतु बीजाणु धानु जैसी संरचनाएं नहीं होती। अमीबा जो होती है वो द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है जिसमें एक कोशिकीय 2 भागों में विभाजित होती है। लेशमेनिया भी एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ है। यह एक परजीवी है जो विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है जैसे कालाजार। लेशमेनिया भी एक कवक तंतु है और बीजाणु धानु नहीं होते। लेशमेनिया भी अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है लेकिन बीजाणु धानी के माध्यम से नहीं, ठीक है। ईस्ट भी एक प्रकार का कवक है लेकिन एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट में कवक तंतु नहीं होते। ईस्ट मुख्य रूप से मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी कली मूल कोशिकाओं से अलग हो जाती है। कुछ ईस्ट में एक कोष नामक जीवाणु बनाते हैं लेकिन यह बीजाणु धानु में नहीं बनते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एल्केन का क्लोरीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगराज दोनों, पूर्ण निवास अभिक्रिया, ये है दोनों योगराज और प्रतिस्थापन श्रृंखला अभिक्रिया दोनों, ठीक है। नहीं, योगराज नहीं, पूर्ण विन्यास नहीं, सिर्फ ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के ए। एल्केन का क्लोरीकरण प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अणु में एक परमाणु या परमाणु अणु को एक दूसरे परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका अर्थ है केवल एकल बंध। एल्केन की क्लोरीन जो Cl2 है ना, 7 अभिक्रिया कराई जाती है। विशेष रूप से सूर्य का प्रकाश यूवी की उपस्थिति में प्रतिस्थापित प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में एल्केन अणु का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। जैसे अगर मैं CH4 को Cl2 के साथ अभिक्रिया करा दूं तो क्या बनेगा, CH3 प्लस HCl, ठीक है। क्लोरोमीथेन आगे क्लोरीकरण अभिक्रिया से गुजर सकता है।
बहुप्रतिस्थापित उत्पाद जैसे डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, क्लोरोफॉर्म और टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बन टेट्रा बनते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ प्रतिस्थापित अभिक्रिया। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने और एंजाइम को बगलन छोड़ते हैं? तो ये है लार ग्रंथियां, अग्नाशय, पित्ताशय, लार, जठर ग्रंथि। हो गया जठर ग्रंथि। 16 के जठर ग्रंथि, ठीक है। जठर ग्रंथि देखो, जठर ग्रंथियां में ये सब कामें होती है। क्या हो जाएगा? जठर ग्रंथियां। देखो, पाचन तंत्र में हो जाइए, ठीक है। देखो क्या होती है। देखो, पाचन तंत्र में जठर ग्रंथियां, जो जठर ग्रंथियां होती है, जठर जठर ग्रंथियां ग्रंथियां जठर ग्रंथियां जठर ग्रंथियां जो होती है, जठर ग्रंथियां जो होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, फिर हो गया पेप्सिन 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 नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और बलगम है। जठर जो जठर रस छोड़ती है जिसमें शामिल होता है, जो HCl होता है ना, वो अम्लीय वातावरण बनाता है। इसका पीएच मान जो होता है 1.5 से 2.5 होती है, जो निम्नलिखित कार्य करता है। पेप्सिन पेप्सिन एक निष्कर्षीय रूप से पेप्सिजोनन के रूप में स्रावित होता है और HCl इसे सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है। अम्लीय वातावरण कई हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है। HCl भोजन को नरम करने और छोटे कणों को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। यह अम्लीय वातावरण में सबसे अच्छा कार्य करता है। बलगम जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और पेट के भीतरी दीवार में को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन्स के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। यह पेट की दीवार पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। पित्ताशय एक छोटा थैली जैसा अंग है जो लीवर के नीचे स्थिर होता है। इसका मुख्य कार्य पित्त रस जो बाइल की संग्रहित करता है और स्रवित करता है, जो लीवर द्वारा बनाया जाता है। पित्त रस जो होती है वसा के पाचन और अवशोषण में मदद करता है। वसा को छोटे कण मतलब इमल्सिफिकेशन में तोड़कर इसे एंजाइम के सुलभ बनाता है। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। बड़ी ग्रंथि है जो पेट के पीछे स्थित होती है। अग्नाशय रस पैंक्रियाटिक जूस का उत्पादन करता है जो छोटी आंत में छोड़ा जाता है। अग्नाशय रस से कई एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों को पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन, काइटोट्रिप्सिन, कार्बोजिलिस प्रोटीन्स पाचन के लिए क्या होती है? अग्नाशिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए और लाइपेज वसा पाचन के लिए। अग्नाशयी रस में कार्बोहाइड्रेट भी होता है जो ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग में पेट से आने वाले अम्लीय भोजन कायम को उदासीन में करने में मदद करता है ताकि एंजाइम ठीक से काम कर सके। लार ग्रंथियां मुंह में स्थित होता है और लार का उत्पादन करती है। लार में मुख्य रूप से लार एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट, मड और स्टार्च का पाचन शुरू करता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ठोस के गुणधर्म को नहीं दर्शाता? ठोसों का आयतन स्थिर होता है, बिल्कुल। ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट है, इसकी निश्चित आकृति होती है, बिल्कुल।
इसमें नगन होती है, ये गलत है। ठीक है, 17 के बी गलत है। ठोसों की सीमा अस्पष्ट होती है, ये गलत है। ठोसों की सीमा अस्पष्ट और निश्चित होती है। ठोस वस्तुओं की एक निश्चित आकृति होती है, इसकी बाहरी सतह सीमाएं आसानी से पहचानी जा सकती है। स्पष्ट सीमाएं तरल पदार्थों और गैसों का गुणधर्म है, क्योंकि वे जिस बर्तन पे रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेता है और उसकी कोई निश्चित बाहरी सीमा नहीं होती। ठोस के प्रमुख गुण है, ठोसों की एक निश्चित और स्थित आकृति होती है जो एक अस्पिंडन होते हैं। इसका अर्थ है उस पर दबाव डालने पर उसका आयतन बहुत कम नगण्य रूप से बदलता है। ठोस के कण बहुत पास पास बंधे होते हैं और इसके बीच बहुत कम खाली स्थान होता है, इसलिए इसे दबाना मुश्किल होता है। ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक है, द्विपरमाणु, और फास्फोरस एक चतुर्थ है, चतुर्थ। तो ये धारक है सी। ठीक है, ऑक्सीजन O2 है और P4 है। ठीक है, ऑक्सीजन और फास्फोरस की जो परमाणुता है द्विपरमाणुक है। परमाणुकता क्या होती है? ऑटमोसिटी, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को संवर्धित करती है। दूसरे शब्दों में यह बताते हैं कि एक अणु में कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। ऑक्सीजन क्या है? दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन द्विपरमाणुक में पाया जाता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, ये प्राण वायु है। फास्फोरस कई अपरूप में होते हैं, जिनमें सबसे समान और रासायनिक रूप महत्वपूर्ण अपरूप श्वेत प्रकाश है, श्वेत फास्फोरस है। ठीक है, श्वेत फास्फोरस है। श्वेत फास्फोरस चतुष्मक अणु के रूप में रहता है, इसका रासायनिक P4 है। श्वेत फास्फोरस में 4 फास्फोरस परमाणु एक चतुष्फलकीय संरचना में सहसंयोजक बंधे बंधे द्वारा जुड़े होते हैं। परमाणु अणु उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब मौजूद होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है तो नमक, नमक NaCl, वायु आयरन, जल H2O। क्या है? वायु, वायु एक मिश्रण का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, 19 के सी। वायु में बहुत सारे गैस हैं, जैसे 78% ऑक्सीजन, 21% सॉरी 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन, ये सब है। वायु के घटक में एक दूसरे से बंधे नहीं होते, केवल भौतिक रूप से मिश्रित होते हैं। वायु का मिश्रण विशेष गैसों का एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। वायु की संरचना स्थान और परिस्थिति तंत्र के अनुसार थोड़ी भिन्न है। मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के को भौतिक रूप से मिलाने से बनता है, ना कि रासायनिक रूप से। इसमें प्रत्येक घटक अपनी व्यक्तिगत रासायनिक पहचान और गुणों बनाए रखता है। मिश्रण को भौतिक विधियों की छानना, वाष्पीकरण, आश्वासन घटकों से अलग किया जा सकता है। जल, जल, पानी और यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र H2O है। आयरन, लोहे, लोहा एक तत्व एलिमेंट है जिसकी रासायनिक Fe है। नमक एक यौगिक है जिसका शुद्ध पदार्थ है, इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है? ठोसों का कोई निश्चित आकार या स्पर्श नहीं होता, यही गलत है। ठोसों का एक निश्चित आकार, स्पर्श सीमा और निश्चित आयतन होता है, यही सही है। ठीक है, 20 के बी। ठोस पदार्थ के लिए सही है, ठोसों का एक आकार निश्चित होती है, निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठोस पदार्थ एक निश्चित और स्थित आकार की होती है। ठोस वस्तुओं को आसानी से दबाकर या मोड़कर इसकी आकृति को बदली नहीं जा सकती। ठोस पदार्थ की सीमाएं स्पष्ट और निश्चित होती है। ठोस वस्तुएं एक निश्चित स्थान घेरती है, उसकी बाहरी सतह
आसानी से पहचानी जा सकती है। ठोस वस्तुएं एक निश्चित आयतन होता है। ठोस वस्तुओं के बीच आंतराणविक आकर्षण बल मजबूत होता है। इनमें आंतरिक स्थान भी नगण्य होते हैं। आयतन आयतन का अर्थ है कि जितनी घेरती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सक्रिय में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो पोटेशियम। देखो, सबसे पहले पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है अल्मुनियम, फिर है जिंक, फिर है पीबी, फिर है हाइड्रोजन, फिर है कॉपर, फिर है एच फिर है एयू और फिर है पीटी। तो देख रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा पोटेशियम है। पोटेशियम धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक। जिंक के बाद एफी के बाद पीबी, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर एचजी, एयू और पीटी, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख लक्षण पाए थे? मटर मेंडल ने मटर के पौधे में अपने प्रयोग में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख लक्षण पाए थे? लंबा और गोल बीज नहीं, लंबा पौधा झुरीदार, बौना पौधा, देखो, बौना पौधा गोल बीज नहीं, लंबा पौधा गोल बीज, बौना पौधा झुरीदार बीज, लंबा पौधा और गोल बीज, लंबा पौधा झुरीदार बीज। मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख लक्षण पाए थे? बौना पौधा नहीं, बौना झुरीदार ये तो होगा नहीं। 22 के क्या हो जाएगा? बौना पौधा और गोल बीज ये पाए थे। लंबा पौधा गोल बीज नहीं, लंबा पौधा झुरीदार बीज नहीं, बौना पौधा और गोल बीज। मेंडल ने मेंडल ने मेंडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण पाए थे, जैसे बौना पौधा गोल बीज। मेंडल को आनुवंशिक का जनक माना जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके वंशागुणित के नियमों की खोज की। अपने प्रयोग में मेंडल ने मटर के पौधे में विभिन्न वितरित लक्षणों पर अध्ययन किया। इन लक्षणों को उन्होंने प्रमुखता से देखा और अपने निष्कर्ष पे आधार दिए। देखो, पौधे की ऊंचाई लंबा और बौना होना चाहिए। क्या क्या था ये पूछता है। क्या था? पौधा की ऊंचाई, पौधा की ऊंचाई, ऊंचाई, पौधा की ऊंचाई था लंबा और बौना, लंबा और बौना, बौना, लंबा बौना, लंबा और बौना। फूल का रंग, फूल का रंग, फूल का रंग था बैगनी और सफेद, बैगनी और सफेद, 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 बैगनी और सफेद, ठीक है, बैगनी और सफेद। फूलों की स्थिति, फूल की फूल की स्थिति, फूल की स्थिति था फूली हुई और सिकुड़ी हुई, फूली हुई, फूली और सिकुड़ी, 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 फूली और सिकुड़ी। फली का रंग, फली का रंग, फली का रंग हरा और पीला, हरा और पीला, हरा और पीला, हरा और पीला, हरा और पीला। बीज का आकार, बीज का बीज का आकार था, बीज का आकार गोल, गोल, गोल और झुरीदार, झुरीदार, गोल और झुरीदार।
और बीज का रंग, बीज का रंग, बीज का रंग, बीज का रंग था पीला और हरा। इतना था, देख रहे हो ना। तो लंबा, लंबा, लंबा बौना ये मैच नहीं कर रहा था। लंबा पौधा झुरीदार ये भी नहीं, ये झुरीदार फूली, फूला हुआ सिकुड़ा हुआ। बौना पौधा झुरीदार बीज नहीं, बौना पौधा नहीं, बौना पौधा गोल बीज ये मैच कर रहा है, ठीक है। प्रमुख लक्षण पाए गए थे। फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में कौन से पदार्थ देता है? फेरस सल्फेट जो है ना, SO4 ब्रेक होकर केवल 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 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, केवल फेरिक, सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्न पदार्थ देता है, ठीक है। निम्न पदार्थ देता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। फेरस सल्फेट FeSO4 एक रासायनिक यौगिक है जो गर्म करने पर वियोजन अभिक्रिया से गुजरता है। इस अभिक्रिया में फेरस सल्फेट टूटकर 3 मुख्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। किस किस में परिवर्तित हो जाता है? इसमें यहाँ पे लिखते हैं Fe FeSO4 FeSO4 Fe2SO3 Fe2SO3 SO2 प्लस SO3 ये हो जाता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एक लाल भूरे रंग का ठोस पदार्थ है जो लोहे का ऑक्साइड रासायनिक सूत्र है। ये जो है ना Fe2O3 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 ये क्या है? ये एक Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एक रंगीन गैस है जिसकी तीखी गंध होती है। यह वायु प्रदूषण का कारण बन सकता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 एक रंगीन गैस है लेकिन यह सल्फर डाइऑक्साइड से अधिक क्रियाशील है और यह हवा में नमी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम, ओम बराबर होती है V बराबर IR। तो ओम का नियम, तो क्या बोल रहा है कि इसमें से एक ओम बराबर, तो R बराबर हो जाएगा V बटे I। तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। बी, ठीक है। ओम्स का नियम यही कहता है, ओम का नियम यही कहता है ना कि किसी भी चालक से प्रभावित विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिरोध ओम मीटर द्वारा, ओम मीटर यंत्र मापा जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है और अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान घटने से घटता है। तो को चालक में रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, और अर्धचालक में अर्धचालक में अगर रेजिस्टेंस घटेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है जबकि अंकुर समान ऊपर की ओर जमीन से दूर बढ़ते हैं? टहनियां और जड़ों की ऊपर नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को निम्नलिखित में किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है, देखो, प्रकाश पौधे की जड़ें हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है जबकि अंकुरित ऊपर जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियां और जड़ें के ऊपर से नीचे की ओर वृद्धि निम्नलिखित में कौन सा? तो ये होती है ग्रुथ। 25 के
एक गुरुत्व। देखो, जड़ें जो होती है, पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर, जबकि अंकुरित सामान्यतः ऊपर की ओर जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियाँ और जड़ों ऊपर की ओर होने पर वृद्धि की गुरुत्वाकर्षण के रूप में जाना जाता है। जड़ें धनात्मक धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दर्शाती है। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में यानी नीचे की ओर बढ़ती है। जड़ों को मिट्टी में गहराई प्रवेश करने और पानी और पोषक तत्वों की खोज में मदद करता है। प्रांकुर जो है ना, एक ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण दर्शाता है। इसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर बढ़ते हैं। यह अंकुरन को जमीन से ऊपर निकालने और सूरज के प्रकाश तक पहुंचाने में मदद करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। रसायन की प्रतिक्रिया में पौधे की गति, उदाहरण के लिए जड़ें पोषक तत्व की ओर बढ़ती है। ठीक है। रसायन की प्रतिक्रिया में पौधे की गति, उदाहरण के लिए जड़ें पोषक तत्व की ओर बढ़ती है। प्रकाश संवर्धन की प्रक्रिया में पौधे की गति, परागकण प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। धनात्मक परागकण, ताकि अधिक सूरज का प्रकाश प्राप्त कर सके। उत्तक कठोर और मजबूत बनाता है, पौधे को भागों में मजबूती प्रदान करता है, वो है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है तथा पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। यह उत्तक मृत कोशिकाओं से बना होता है, जिनकी कोशिका भित्ति लिग्निन नामक रसायन के जमाव के कारण बहुत मोटी होती है, और यह मोटाई स्क्लेरेनकाइमा को कठोरता और मजबूती प्रदान करती है। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधे के विभिन्न भागों से, जैसे तना, जड़, पत्तियां की सिराओं, बीज और फलों की बाहरी आवरण में पाया जाता है और उसे यांत्रिक शक्तियां प्रदान करता है। कॉलेनकाइमा की कोशिका भित्ति में पेक्टिज और सेलुलोज नामक रसायन जमा होता है, जो लचीला बनाता है। ठीक है। कॉलेनकाइमा उत्तक युवा तनों और पत्तियों पर निहित में पाया जाता है और पौधे को झुकने और मुड़ने की क्षमता प्रदान करता है। एरेनकाइमा उत्तक पौधे में हवा भरने और गुहाओं में बनाता है। ये जलीय पौधे और उन पौधे में पाया जाता है जो जल वातावरण में होता है। एरेनकाइमा का मुख्य कार्य पौधे को तैरने में मदद करना और गैसों का आदान प्रदान करना। कौन? एरेनकाइमा। ठीक है। ये जो क्लोरेनकाइमा ना, कलोरे नहीं, ये कलो कलोनकाइमा, ये क्या करता है? स्थिरता, मतलब लचीलापन। क्लोरेनकाइमा नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में किस जीव में समान ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है राइजोपस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड जो होती है, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। ठीक है। यहां तक क्लियर? ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक फंगस है, जो आमतौर पर बासी रोटी, फलों और सब्जियों में पाया जाता है। राइजोपस जीनस में विभिन्न प्रकार के कवक शामिल हैं, जो सैप्रोफाइटिक होते हैं, जिनका अर्थ है कि वे मृत कार्बनिक पदार्थों में भोजन करते हैं। राइजोपस एस्ट्रोफिर नामक प्रजाति की आमतौर पर काला ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। यह ब्रेड पर आसानी से उगता है। प्लेनेरिया चपटे क्रीम फ्लैट वर्म होते हैं, जो फाइलम फ्लेटेजियस से संबंधित है। ये अपने पूर्वयोजी क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। इनका ब्रेड मोल्ड से कोई संबंध नहीं है। प्लेनेरिया मुख्य रूप से ताजे पानी में पाया जाता है। ठीक है। ईस्ट एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, जिन्हें
कवक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि कुछ ईस्ट ब्रेड ब्रेड पर बढ़ जाते हैं। बेकर का ईस्ट, वास्तव में बेकर का ईस्ट आइसक्रीम का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। स्पाइरोगायरा एक फिलामेंट हरे शैवाल का एक जीनस है। ये मीठे पानी के आवासों में पाया जाता है। यह अपने स्पिरिकल आकार के क्लोरोप्लास्ट के लिए जाने जाते हैं, जिसे जिसे पॉल्ड सिल्क या वाटर सिल्क कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पत्तों में ब्रह त्वचा पाए जाते हैं। रद्र 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 पाए जाते हैं, स्टोमेटा। रद्र पत्तों की त्वचा पाए जाते हैं। यह पत्तों के ब्रह त्वचा एंडीमट्स पौधे के पत्तों में सबसे बाहरी परत होती है। इस परत का मुख्य कार्य पौधे के आंतरिक ऊतकों की रक्षा करना, पानी के गुणों को क्या करना, कम करना है। रद्र स्टोमेटा के ब्रह त्वचा में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र दो विशेष कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ठीक है, जिनकी रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल कहते हैं। रंध्रों का मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वाष्पोषण की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। संवहन बंडल पौधे में खनिज, जल, खनिज और भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक होते हैं। संवहन बंडलों में जाइलम और फ्लोएम शामिल होते हैं। ये पत्तों, तनों और जड़ों के भीतर पाए जाते हैं, लेकिन ब्राह त्वचा में नहीं पाए जाते। पत्तों में संवहन बंडल मध्य सिरा और सिराओं के रूप में पाए जाते हैं, जो मेसोफिल ऊतक में स्थित होते हैं। क्लोरेनकाइमा पैरेनकाइमा ऊतक का एक प्रकार है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है। ये पत्तियों में मेसोफिल ऊतक तनों में पाए जाते हैं। क्लोरेनकाइमा का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण करवाना। ये क्लोरेनकाइमा, देखो ये जो है ना, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, ये पानी में रहता है, पानी वाले में, और ये क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण करवाता है। जैव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे विज्ञान रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? ये तो याद कर लो सीधा, गोविंद राज। ये आंसर सीधा याद कर लो, करेंट अफेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में, देखो रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया जो दिखा रहा है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालने पर लोहे के कील का कॉपर जमा हो जाता है, और विलयन का नीला हल्का रंग फेरस सल्फेट के कारण होता है, नीला हल्का रंग। और यह विस्थापन अभिक्रिया एक स्पष्ट है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम धातु। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। ये ठीक है, 32 के ए, 1 जूल बराबर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब तंतु 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी यदि इतना दिया हुआ। तो देखो हम जानते हैं I बराबर होती है, Q बराबर होती है NE होती है, NE। तो N क्या दिया हुआ है? Q बाई E, और Q बराबर होती है I इंटू T बाई E। I कितना है? 1, ये दिया हुआ 8 गुने 60 बाई
गुने 10 बटे 10⁻⁻�19। तो ये हो जाएगा 2 और ये 30। कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर गुने 10⁻⁻�19। 3 गुने 10⁻22। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, 35 के ओ सॉरी 21 होगा ना, 19 20 21 21 होगा, 21। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? 15। फास्फोरस 15 होता है। फास्फोरस 15 होता है। फास्फोरस 15 होता है। फास्फोरस का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। फास्फोरस के विकास विकास आवश्यक पोषक तत्व फास्फोरस का उपयोग डिटर्जेंट को नरम करने, सफाई क्षमता बढ़ाने के लिए। लाल फास्फोरस का उपयोग भी माचिस के तिल्ली में किया जाता है। ठीक है, यदि 1000 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले किसी वस्तु पर अनुभव किया गया 50 दाब, तो प्रेशर बराबर क्या होती है? फोर्स बटे एरिया। फोर्स कितना दिया हुआ है? 50। ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमें चाहिए मीटर में। 1000 डिवाइडेड बाई 100 गुने 100। तो ये से ये गया, ये से ये चला गया, तो ये से ये चला गया, तो 5 पास्कल। 5 पास्कल। ठीक है, 5 पास्कल। ओ सॉरी सॉरी, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो सेंटीमीटर की सही तो है। 1000 100 इंटू 100 50 बटे 1000। ओ 1000 बटे 100 इंटू 100, यही तो होगा, सही तो होगा। 100 इंटू 100। 1 2 3, 1 2 3, और ये इधर जाएगा 500 हो जाएगा भाई, सॉरी 500। 500 पास्कल, 500 पास्कल, 500 पास्कल। कोलाइड के कण द्वारा प्रकाश के परिघटना को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव। कोलाइड कण द्वारा प्रकाश की परिकर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण कोलाइड सॉल्यूशन से होकर गुजरती है, तो कोलाइड कण प्रकाश के परिकर्णन कर देते हैं। इस परिकर्णन के कारण कोलाइड विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइड कण प्रकाश में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते कि विलयन के माध्यम से प्रकाश को सीधे जाने दे। उनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समान होते हैं, जिससे वे प्रकाश को प्रभावी ढंग से परिक्रांत करें। जब प्रकाश कोलाइड के कण से टकराते हैं, तो प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस परिकर्णन के कारण ही विलयन के भीतर प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इंद्रधनुष में बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, प्रवर्तन और वन विक्षेपण के कारण होती है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा की घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश किरणें झुक जाती है, जिससे तारों की स्थिति अस्थिर दिखाई देती है और वे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। धुएं से भरे कमरे में जब किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, तो धूल और धुएं के कोलाइड के कण के कारण प्रकाश पथ दिखाई देता है। घने जंगल में पेड़ों के पत्तों के बीच से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। दूध और स्टार्च के विलयन जैसे कोलाइड विलयन में टिंडल प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम को परिघटना से संबंधित नहीं है? पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, बिल्कुल। चंद्रमा के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा, बिल्कुल। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति, नहीं, ये सी नहीं होगा, तो ए और बी नहीं है, तो नहीं है, तो केवल सी नहीं है।
सहित किसके? बी। देखो नाभिक, जो नाभिक के प्रोटॉन के होती है ना इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को स्थिर वैद्युत बल्ब कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर कक्षा में बनाए रखने गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियम क्या होती है? F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, ये होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ही चंद्रमा को पृथ्वी की कक्षा बनाए रखता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो चंद्रमा सीधी रेखा में अंतरिक्ष में चला जाता। चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा भी गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के समुद्र पर असमान रूप से कार्य करता है। चंद्रमा के निकट भाग पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, जिससे पानी ऊपर की ओर खींचा जाता है और उच्च हो जाता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, लेकिन जड़त्व के कारण फिर भी ऊपर उठता है, जिससे कि उत्तर ज्वार हो। पादप कोशिका में सबसे अंदर की मात्रा में परिवर्तित करके आकृति बदली जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने और सिकुड़ने का आकार बदलता है। तो ये हरित लवक के कारण, इसके कारण सॉरी जल के कारण, जल के कारण पादप कोशिकाओं में अंदर जल, यहाँ पे जल आएगा, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने सिकुड़ने और उनका आकार बदलता है। ठीक है, पादप कोशिका अपने जल अंदर की मात्रा में परिवर्तित करके अपनी आकृति बदल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है। पादप कोशिकाएं अपने अंदर जल की मात्रा में परिवर्तन प्रासरण और स्फीत दाब के माध्यम से कर सकता है। प्रासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपरागण झिल्ली, जैसे कि कोशिका झिल्ली के माध्यम से होती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति अर्धपरागण झिल्ली के रूप में कार्य करती है। पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है जो जल और अन्य पदार्थों से भरी होती है। जब पादप कोशिका को अल्प पसारी विलयन में रखा जाता है, यानी कोशिका के बाहर जल की सांद्रता कोशिका के अंदर जल की सांद्रता से अधिक होती है, तो जल प्रासरण के माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। जल के प्रवेश में रिक्तिका फूल जाती है और कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है, और दबाव ही स्फीति दाब कहलाती है। स्फीति दाब के कारण कोशिका फूल जाती है और कठोर हो जाती है, जिससे पौधे को सहारा मिलता है और उसके भाग जैसे पत्तियों पर सीधे खड़े हो जाते हैं। जब पादप कोशिका में अति पराश्री विलयन में रखा जाता है, यानी कोशिका के बाहर जल की सांद्रता कोशिका के अंदर जल की सांद्रता से कम हो, तो जल प्रासरण के माध्यम से कोशिका बाहर निकल जाती है। जल की कमी के कारण रिक्तिका सिकुड़ जाती है और कोशिका झिल्ली भित्ति से दूर होने लगती है। इस स्थिति को जीव द्रव कहा जाता है, जीव द्रव कुंचन कहा जाता है। ठीक है, जीव द्रव कुंचन के कारण ही कोशिका सिकुड़ जाती है और ढीली पड़ जाती है, जिससे पौधा मुरझा जाता है। हरित लवक कोशिकांग जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक एक कच्चा माल है। यह वायुमंडल में पत्तियों में रंध्रों के माध्यम से प्रवेश करता है। वसा, लिपिड, कोशिका झिल्ली अन्य कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। वे ऊर्जा भंडारण के लिए भी उपयोगी में किए जाते हैं। ठीक है, अगला है साबुन के अणु जल विरागी शिरा और जलरागी शिरा हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और क्षार के साथ परस्पर क्रिया करते हैं।
जल के साथ परम्परा क्रिया, हाइड्रोकार्बन साथ परम्परा करते हैं, अम्ल के साथ परम्परा करते हैं, 39 के सी होगा। हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जो जल विरागी होता है, जो जल विरागी सिरा होता है, वो हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, और जो जल रागी होता है वो अम्ल के साथ करता है। ठीक है, ये सी हो जाएगा। देखो, साबुन के अणु के जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है और क्षार के साथ परस्पर क्रिया करता है। क्षार के साथ, भाई तो अम्ल के साथ कहाँ से होगा? क्षार के साथ, ऑप्शन ए होगा, ये होगा ऑप्शन ए, क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। जल विरागी सिरा एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। हाइड्रोकार्बन गैर ध्रुवीय होते हैं और पानी को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए साबुन का सिरा पानी से दूर और तेल और गंदगी जैसे तैलीय पदार्थ को हाइड्रोकार्बन होते हैं, यह परस्पर क्रिया करते हैं। जल विरागी सिरा तेल और गंदगी को आकर्षित करता है और पानी को प्रतिकर्षित करता है। जल विरागी सिरा एक ध्रुवीय आयनिक सिरा होता है, आमतौर पर कार्बोक्जिलिक लवण जैसे सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्जिलेट ध्रुवीय होने के कारण यह सिरा पानी के साथ परस्पर क्रिया करता है। जल विरय, यह सिरा पानी को आकर्षित करता है, तेल और गंदगी को प्रतिकर्षित करता है। यह सिरा क्षार के साथ भी परस्पर क्रिया करता है, क्योंकि यह आयनिक प्रकृति का होता है और क्षार में मौजूद होता है। जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो कपड़े पर लगाया जाता है। साबुन का जल विरागी सिरा गंदगी में घुस जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है। साबुन का जल रागी सिरा पानी और अणुओं को निर्देशित करता है। इस प्रकार साबुन के अणु तेल और गंदगी के संरचना बनाते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल में तेल और गंदगी दोनों होते हैं, केंद्र में होते हैं। जल विरागी सिरों पर हुए जलरागी सिरों के बाहर को निर्देशित करते हैं। मृत उत्तक होते हैं, नारियल की छाल, नारियल की छाल, ठीक है। ये नारियल की छाल जो है ना, वो मृत उत्तक है कि नारियल की छाल, जिसे नारियल जट्टा भी कहा जाता है, ये अस्क्लेनकाइमा उत्तक से बनी होती है। अस्क्लेनकाइमा एक प्रकार का मृत उत्तक है जो पौधे के आंतरिक शक्ति को कठोरता प्रदान करता है। नारियल की छाल कठोर, रेशेदार और जल रोधी होती है, जो नारियल की फल को सुरक्षा प्रदान करती है। नारियल की छाल का मुख्य भाग मृत उत्तक है। संतरे का छिलका भी अमरूद के छिलके के समान है। ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें पैरेनकाइमा कोशिकाएं शामिल होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया।